जय हिंद दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा, तो संविधान सभा को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो संविधान सभा में हमने मांग को देखा कि भाई संविधान सभा की मांग किस प्रकार की जा रही थी। संविधान सभा की मांग 1922 में गांधी के द्वारा एक बार जो है राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान की गई। 1925 में एक सर्वदलीय बैठक होती है और इसी सर्वदलीय बैठक में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है 1925 में। तो 1925 में जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है, इस सर्वदलीय बैठक की जो है अध्यक्षता गांधी कर रहे हैं। यहां पर भी एक संविधान की रूपरेखा हमको बनती हुई या ड्राफ्ट प्रस्तुत करता हुआ दिख रहा है, ठीक ना। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जारी की जाती है, तो नेहरू रिपोर्ट में भी हमको जो है संविधान सभा की डिमांड को जो है देखा जा सकता है वहां पे। लेकिन सवाल है कि औपचारिक मांग कब की गई थी संविधान सभा की, तो 1934 में दोस्तों। 1934 में एम.एन. राय के द्वारा, स्वराज पार्टी के लीडर रहते हैं एम.एन. राय, इन्होंने सबसे पहले 1934 में एक फॉर्मल डिमांड की अंग्रेजों के सामने। उसके बाद लगातार मांग की जाती रही। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है सालाना, इस कांग्रेस के अधिवेशन में चाहे वो जो है फैजपुर का अधिवेशन हो, हरिपुरा का अधिवेशन हो, त्रिपुरा का अधिवेशन हो, ये सभी अधिवेशनों में लगातार जो है आपका मांग की जा रही है कि भाई संविधान एक सभा होनी चाहिए और यही संविधान सभा भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने संविधान का निर्माण करेगी, ठीक ना। तो जो संविधान सभा की मांग लगातार हो रही थी, उसको अंग्रेजों ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव जारी किया जाता है वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तो अगस्त प्रस्ताव जारी किया जाता है। उसी अगस्त प्रस्ताव में दोस्तों सबसे पहले जो है आपका जो संविधान सभा की डिमांड की जा रही है उसको मान लिया गया, ठीक ना। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में मान लिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि हमने जो है संविधान सभा की जो बैकग्राउंड है उसको अच्छे से डिस्कस किया कि भाई अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। तो क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान थे, किस क्रिप्स मिशन का क्या बैकग्राउंड था, इसके अलावा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार क्यों किया गया, ठीक ना। तो ये हमने पिछले स्लाइड में अच्छे से देख लिया। क्रिप्स मिशन के बाद हमने बताया कि जो बेबल समझौता हुआ था, उस बेबल समझौते में क्या प्रावधान था, क्यों लाया गया बेबल समझौता, ये सब सारी चीजें हमने देखा। फिर शिमला समझौते को देखा, फिर कैबिनेट मिशन को देखा। तो कैबिनेट मिशन, ये पूरा कैबिनेट मिशन है। 3 लोग आए थे, पैथिक लॉरेंस इसके जो है अध्यक्ष थे। इसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर 2 अनदर सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन में दोस्तों कई प्रकार के प्रावधान थे, हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि भी जो है जो कैबिनेट मिशन में प्रावधान थे वो क्या क्या थे, ठीक ना। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा कि जो भी स्लाइड दी जा रही है, जो भी ड्राफ्टिंग दी जा रही है, उसका आप नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक ना भैया। आते हैं कैबिनेट मिशन को एक बार रिपीट करते हैं, पुनः हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक ना। तो कैबिनेट मिशन के सवाल है कि अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये इनके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। इनके सदस्य कौन थे, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। भारत कब पहुंचा कैबिनेट मिशन, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कब पहुंचा कैबिनेट मिशन, तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्यों को लेकर पूछा गया है, अध्यक्ष को भी लेकर पूछा गया, तो आपको सारा चीज याद रखना पड़ेगा। फिर सवाल है कि इसमें प्रावधान क्या किया गया था, कैबिनेट मिशन में प्रावधान क्या किया गया था, तो संघ राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया। कहा गया कि भैया जो प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, इनसे मिलकर एक भारतीय संघ बनेगा, एक इंडियन यूनियन बनेगा, यूनियन, ठीक ना। तो यहां पर जो संघ राज्य की स्थापना का प्रावधान किया जा रहा है वो जो है कैबिनेट मिशन में किया जा रहा है। फिर क्या प्रावधान है, कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान होगा, इस भारतीय संविधान का निर्माण अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर जो है किया जाएगा, संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। तो संविधान सभा में जो भी सदस्य होंगे, उनके सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। प्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहां जनता डायरेक्ट वोट देती है, उसको जो है प्रत्यक्ष चुनाव, और जहां जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, कोई दूसरी संस्था या कोई दूसरी बॉडी वोट देती है, उसको जो है अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो ये दूसरा वाला प्रावधान था। तीसरा ये प्रावधान पूछा गया है आईएएस में लेकर, क्वेश्चन में लेकर एक मिलान करने की था कि 10 लाख पर एक संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। ऐसा प्रावधान किस में किया गया है, कैबिनेट मिशन में किया गया है, बेबल समझौता में किया गया है, क्रिप्स मिशन में किया गया है, या शिमला समझौता। तो दोस्तों ये जो है कैबिनेट मिशन में किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य लगभग होना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रावधान ये किया गया, संविधान सभा की जो टोटल सदस्यों की संख्या होगी वो कहा गया कि 389 होगी,
ठीक है ना, 389 सुनिश्चित की गई। एक्चुअली उतने समय भारत की जो जनसंख्या थी वो भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। तो सवाल है कि सीटों की संख्या तो 400 होनी चाहिए, लेकिन 389 क्यों? तो आपको बताते चलूं कि कुछ जगह ऐसे थे कि जहां 12 लाख थे, 15 लाख थे। तो ऐसे में जो है जायज है कि सीटों की संख्या कुछ कम होगी और इस सीटों की संख्या टोटल 389 सुनिश्चित की गई। मुझे लग रहा है कि कैबिनेट मिशन आपको जो है एक फ्रेम बन गया होगा दिमाग में कि क्यों लाया गया, इसके सदस्य क्या थे, कब लाया गया और क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा का गठन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इसका जो है गठन कैसे होता है, कब होता है, इनके सदस्यों का जो है चुनाव कैसे होता है, कहां कहां से होता है, ये सब सारी चीजें हम जानेंगे। तो संविधान सभा का जो दोस्तों गठन है, यह संविधान सभा के जो है सुझावों पर, कैबिनेट मिशन के सुझावों पर, जो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था उसके सुझावों पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। मैं बताऊं कि टोटल सदस्यों की जो संख्या है वो 389 सुनिश्चित की गई थी। ये तो कैबिनेट मिशन में ही कहा गया कि भाई टोटल जो है सदस्यों की संख्या 389 होगी। सवाल यह है कि टोटल 389 सदस्यों में कैसे कैसे डिवाइड इसको करना है। तो 296 सदस्य और 93 सदस्य 93, 296 सदस्य और 93 सदस्य टोटल मिलके 389 सदस्य। लेकिन जो 296 सदस्य हैं इसमें से 292 जो सदस्य होंगे वो जो है 11 गवर्नर के प्रांतों से निर्वाचित होंगे। जो ब्रिटिशर्स प्रांत हैं 11 प्रांत, वहां से जो है 292 सदस्य आएंगे। लेकिन जो 4 सदस्य हैं दोस्तों, ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कैसा है, जैसे आज का जो यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर केंद्र का एकदम प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, उसी प्रकार तब जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और यहां से जो है टोटल 4 सीटों को आना था। सवाल है कि वो कौन कौन से क्षेत्र थे। पहला अजमेर मेवाड़, दूसरा दिल्ली, तीसरा कुर्ग कहां है, कर्नाटका में है, ठीक ना, और चौथा बलूचिस्तान था जो पाकिस्तान में है, ठीक ना। तो यही बलूचिस्तान आज जो है स्वतंत्र होने की मांग कर रहा है। तो दोस्तों उतने समय 1946 में ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, जहां से 4 सदस्यों को संविधान सभा में आना था। फिर 93 देशी रियासतों से जो है, जो 93 सदस्य हैं, ये देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा इनका चयन किया जाना था। जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ठीक है ना, ये सब जो देशी रियासत हैं यहां से हो गया कि भाई यहां से जो है टोटल 93 सदस्यों को जो है उनके देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा उनका जो है मनोनयन किया जाएगा। तो 296 और 93, ठीक है ना, इनको आपको रखना है डिवाइड करके कि टोटल 389 सदस्यों की संख्या सुनिश्चित की गई थी और 93 देशी रियासतों से थे। चूंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने देशी रियासतों से थे, कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, कितने जो है गवर्नर के प्रांतों से थे, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव। सवाल है कि कैसे हुआ था। तो अभी कैबिनेट मिशन में बताया गया कि इनका जो चुनाव हुआ था वह चुनाव आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कुल मिला जुला कर जनता नहीं चुन रही है, कोई दूसरी संस्था, दूसरी बॉडी चुन रही है। तो सवाल है कि कौन चुन रहा है, तो सुनना जरा। प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। सुनना जरा, आज की जो राज्य विधानसभा है उसी प्रकार जो है प्रांतीय असेंबलियां तब थी, ठीक है ना, प्रांतीय असेंबलियां। तो इसी प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। अब तो कंफर्म हो गया होगा कि जनता नहीं चुन रही है, बाकी दूसरी कोई बॉडी चुन रही है। सो ये जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। तो सवाल है कि जो जो चुना जा रहा है सदस्य, वो कैसे चुना जा रहा है, किनके द्वारा चुना जा रहा है और कैसा सदस्य चुना जा रहा है। तो प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का जो चुनाव होगा वह जो है वह आपका, एक मिनट, जो प्रत्येक सदस्यों का जो चुनाव है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो जो है प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव असेंबली में उसी समुदाय के सदस्यों के द्वारा चुना जाना था, ठीक है ना। जैसे हिंदू जो सदस्य है, समुदाय है, वो हिंदू सदस्य को चुन रहा था, जो मुसलमान सदस्य है वो जो है मुसलमान जो है सदस्य को चुन रहा था, जो सिख सदस्य है वो सिख जो है सदस्यों को चुन रहा था। तो 3 समुदायों से जो है समुदाय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। 3 समुदाय कौन कौन से हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ये 3 समुदाय हैं जिनसे जो है सदस्यों का चुनाव किया जाना था। और उन्हीं सदस्यों का चुनाव किया जाना था जिन समुदायों से जो है वो बिलोंग करते थे, उन्हीं समुदाय के सदस्यों के द्वारा उनको जो है चुना जाना था। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई चुनाव कैसे हुआ।
तो प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य हैं वही उनका चुनाव कर रहे हैं। तो प्रांतीय असेंबली में 3 प्रकार के सदस्य, 3 समुदाय के सदस्य, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। तो हिंदू जो है हिंदू कैंडिडेट को चुन रहा है, मुसलमान मुसलमान को चुन रहा है और सिख सिख को चुन रहा है। उन्हीं समुदाय के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है और किन किन समुदायों से हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किन किन समुदायों से या कितने समुदायों से हुआ था, ठीक ना भैया। तो इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो चुनाव का है। कहा जा रहा है कि ये तो पहला कि 11 जो प्रांत हैं ब्रिटिश प्रांत, वहां से जो है चुनाव किया जाना है और 3 समुदाय के सदस्यों के द्वारा अपने ही समुदाय के सदस्यों से के बीच से किया जाना है, ठीक है ना। दूसरा जो 93 देसी सदस्य हैं, जो 93 सदस्य हैं वो देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है उस रियासतों के प्रमुखों द्वारा, जो राजे महाराजे हैं उनके द्वारा जो है चुना जाना था कि भाई वो अपना कैंडिडेट जो है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजेंगे, ठीक है ना, अपने कैंडिडेट को। तो 93 सदस्य यहां से आ रहे हैं, देसी रियासतों से आ रहे हैं। यह चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित था, ठीक है ना। दूसरा, यह चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दोस्तों जहां पर जो है 18 वर्ष से ऊपर अगर जो है चुनाव आयोजित किया जा रहा है, 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है चुनाव प्रणाली में, ऐसा चुनाव वयस्क चुनाव कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो चुनाव हो नहीं रहा है, तो इसलिए यह जो चुनाव है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो है संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित है या नहीं है, तो आपको नहीं है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो 389 सदस्यों की संख्या जो सुनिश्चित की गई थी उसको जरा आजादी से पहले आप एक सीन देखेंगे और दूसरा आजादी के बाद सीन देखेंगे। एक्चुअली 15 अगस्त 1947 में देश का जो है आपका देश आजाद हो जाता है, पाकिस्तान एक अलग प्रांत बन जाता है, एक अलग जो है देश बन जाता है और भारत एक अलग देश बन जाता है। तो उसको थोड़ा सा समझेंगे कि 389 सदस्यों की संख्या सुनिश्चित की गई है, इसमें अभी के लिए फिलहाल भारत भी इंक्लूड है और पाकिस्तान भी इंक्लूड है। लेकिन सवाल है कि आजादी के बाद जो भारत होगा ना उसमें केवल का केवल भारतीय सदस्य होंगे, पाकिस्तान के सदस्य अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जायज है कि इनकी संख्या कम होगी। तो पहले जो आजादी के पहले थी वो सदस्यों की संख्या वो तो आपको पता है 389 सुनिश्चित की गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस जो सदस्यों की संख्या है ये टोटल 299 सुनिश्चित की गई। क्यों? सवाल है कि इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग लिया और भी जो पाकिस्तानी क्षेत्र थे, जो देसी रियासती क्षेत्र थे, वो कैंडिडेट भाग लेते हैं। लेकिन जब देश का विभाजन हो जाता है तो यही सदस्यों की संख्या कम हो जाती है और 299 हो जाती है। तो पहले एक आजादी के बाद पहले का सीन, दूसरा आजादी के बाद का सीन, ठीक है ना। आजादी के पहले का सीन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 389 जो सदस्य थे, इन सदस्यों में 11 जो है प्रांतों से 292 सदस्य, ये तो आपने पढ़ लिया, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से आने थे, ठीक है ना भैया। ये 389 सदस्य। फिर सवाल है कि जुलाई अगस्त 1946 में जब चुनाव होता है, अब देखिए जुलाई अगस्त 1946 में ही चुनाव होता है संविधान सभा का, तो सवाल है कि कहां से कितने कैंडिडेट आए थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को, देसी रियासतों को, एक कितनी सीटों का विभाजन कैसे हुआ था, मतलब कितने लोगों ने कितना सीटों पर चुनाव जीता था, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन 1947 में देश का विभाजन जब हो जाता है, आपका 2 राष्ट्र बन जाते हैं, तो सीटों की संख्या कम हो जाती है। तो जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हो रहा है उसमें 389 सदस्यों में किनको कितनी सीटें मिल रही हैं? कांग्रेस को 208 सीट मिल रही है। इसको आपको याद रखना ही रखना है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा ही, सो आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग को 73 सीटें और देसी रियासतों को तो पहले ही तय थी कि भाई 93 सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा जो 15 सीटें हैं वो अन्य छोटे दलों जैसे प्रजा लोकतांत्रिक दल हो गया, किसान संगठन हो गया, ठीक है ना, इन सब संगठनों को जो है कुल मिलाकर 15 सीटें मिली हुई थी। तो टोटल 389 सीटें। कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, देसी रियासत को 93 सीट, 15 सीटें अन्य दलों को, टोटल 389 सीटें, ठीक है ना। अब सवाल है कि आजादी के बाद जो चुनाव हुआ, जो सदस्यों की संख्या हुई संविधान सभा के, वो 299 हुई। तो 299 जो 229 सदस्य थे ये भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा होगा पिक्चर। अब देखिए ना कि यहां पर जो है 11 प्रांतों से,
ठीक है ना, 292 चुने जा रहे हैं, प्रांतों से 292 चुने जा रहे हैं दोस्तों। अब जो है आजादी के बाद प्रांतों से कितने चुने जा रहे हैं, 229 सदस्य चुने जा रहे हैं। और 70 सदस्य, जो 93 सदस्य पहले थे देसी रियासत से, अब जो है एक घट करके 70 सदस्य हो जाते हैं। ये आपका आजादी के बाद का पिक्चर है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंपेयर करके आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बुक पढ़ने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मास्टर की भूमिका वही होनी चाहिए जो बुक में थोड़ा सा पढ़ने में सहयोग करे, अपने नोट्स को बनाने में सहयोग करे, ठीक है ना। आजादी के बाद, चूंकि देखिए अंबेडकर के चुनाव को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवाल है कि अंबेडकर कहां से चुनकर आए थे। तो एक बार दोस्तों ये आजादी के पहले भी चुने जाते हैं, संविधान सभा में आते हैं, और एक बार आजादी के बाद भी इनको चुनना पड़ता है। आजादी से पहले चुने जाते हैं। आजादी से पहले एक्चुअली ये जो है पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उतने समय, जैसुर कुलना, यही बंगाल में एक क्षेत्र है जैसुर कुलना, तो मुस्लिम लीग की सहायता से अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं जैसुर कुलना से, तो यहां सर जीत कर आते हैं। जैसुर कुलना से दोस्तों सबसे पहले, आजादी से पहले जैसुर कुलना वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसी जैसुर कुलना से, ये ना बंगाल में जैसुर कुलना का क्षेत्र था, तो जैसुर कुलना से ये जो है मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा में शामिल होते हैं। लेकिन जब देश का विभाजन हो जाता है आजादी के बाद, क्या सीन बनती है कि अंबेडकर को शामिल किया जाना जरूरी होता है। उतने समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका मानना था कि अगर अंबेडकर नहीं रहेंगे तो संविधान के निर्माण में काफी समस्या उत्पन्न होगी, अंबेडकर का रहना जरूरी है। अंबेडकर के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बॉम्बे है, बॉम्बे के इतने समय पीएम बीजी खेर थे दोस्तों, बीजी खेर, तो बीजी खेर को एक लेटर लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद और कहते हैं कि भैया आप किसी न किसी तरह जो पूना वाली सीट है, पुणे से जो है एम.आर. जयकर संविधान सभा के सदस्य थे, तो इनको कहा गया कि आप जो पुणे के सदस्य हैं एम.आर. जयकर, इनसे बोलिए कि ये इस्तीफा दें और अंबेडकर को यहां से उपचुनाव करवा के फिर संविधान सभा में इंक्लूड किया जाए। तो अंबेडकर के लिए इतना सारा प्रयास जो है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया और पुनः जो है बीजी खेर ने एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलवाया और एम.आर. जयकर के स्थान पर पुणे से बी.आर. अंबेडकर उपचुनाव लड़कर आते हैं और संविधान सभा में शामिल होते हैं। तो ये पूरा पिक्चर है बी.आर. अंबेडकर का कि भाई कहां से चुनाव इन्होंने जीता था। तो पुणे से दोबारा इन्होंने सबसे पहले जो है बंगाल के जैसुर कुलना क्षेत्र से संविधान सभा में शामिल होते हैं 389 सदस्यों में, लेकिन बाद में जब ये शामिल होते हैं पुणे से, तो वह जो है पुणे से 299 सदस्यों में शामिल होते हैं। मुझे लग रहा है एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा आपका कि जो है अंबेडकर को लेकर या उनके चुनाव को लेकर क्या कैसा जो है प्रावधान या कैसा जो है चुनाव आयोजित किया गया था या कैसा कुछ सीन था, ठीक ना भैया। नोट्स एक बार जरूर बनाइएगा आप लोग, पीडीएफ तो खैर हम उपलब्ध करवाएंगे ही। साथ ही साथ हिस्ट्री वाला सेगमेंट आपका चल रहा है, पीयूष सर पढ़ा रहे हैं आपको, तो काफी बेहतर है। कॉन्सेप्ट जरूर उनका सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेहतर से बेहतर एक प्लेटफॉर्म जो है आपका हिंदी कंटेंट का, वो बेहतर से बेहतर उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री आप जरूर पढ़िएगा, हिस्ट्री में काफी वो डिटेल से पढ़ाएंगे, काफी बेहतर पढ़ाएंगे। जो फैक्ट होगा, फैक्ट को आसानी से रटना नहीं पड़ेगा आपको, आसानी से तैयार आपका हो जाएगा। तो आगे चलते हैं भी। ये बी.आर. अंबेडकर हैं, तो बी.आर. अंबेडकर का चुनाव पहले जो है जैसुर कुलना वाले क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाद में विभाजन होने के पश्चात जो है ये पुणे से चुनाव जीत कर आते हैं, ठीक ना। संविधान सभा की दोस्तों पहली मीटिंग, अब जो है देखिए ना कि संविधान सभा का चुनाव हो चुका है। अब थोड़ा सा एक काम करिए, आजादी से पहले फिर आप आ जाइए, क्योंकि संविधान सभा की अभी मीटिंग करानी है। जो आपको पता होगा कि 208 सदस्य जो चुने गए हैं कांग्रेस से, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से चुने गए हैं, 93 सदस्य देसी रियासत से चुने गए हैं, 15 सदस्य अन्य छोटे दलों। तो ये जो चुनाव हुआ है, तो अब तो मीटिंग करेंगे ना संविधान सभा, मीटिंग करके जो है संविधान के निर्माण का जो है कुछ प्रावधान करेंगे। तो एक काम करिए, मीटिंग करा लीजिए, कुछ जो है बैठ के करा लीजिए, फिर जो है देश का विभाजन होगा, आजादी दोनों को देशों को मिलेगी और फिर जो है नए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले संविधान सभा का गठन, तो एक पहली मीटिंग है जो संविधान सभा के सदस्य जो है उपस्थित हुए हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली,
तो सवाल है कि पहली बैठक कब हुई थी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय बैठक कब हुई थी, यहां से क्वेश्चन। तृतीय बैठक नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित, यहां से क्वेश्चन। तो सभी जगह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि भी जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, ये देखिए ना कि 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। तो 9 दिसंबर 1946 का जो डेट है वो आजादी से पहले का सीन है, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो सवाल है कि इसमें चर्चा का विषय क्या रहा, क्वेश्चन कैसा पूछा गया। तो पहली बैठक में माना जाता है कि भारत का कल्चर रहा है कि बुजुर्गों को एक नेतृत्व के रूप में आधार प्रदान किया जाता है। तो उतने समय सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है अस्थायी प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। दोस्तों अभी भी अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जब आप जो है नई लोकसभा का गठन देखते होंगे, प्रोटम स्पीकर, ठीक है ना। तो उतने समय पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का वो जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। तो एक क्वेश्चन लेकर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, कहा कि मैं जो है इस बैठक में भाग नहीं लूंगी, ठीक है ना। तो इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो विंस्टन चर्चिल का एक स्टेटमेंट आता है, वो कहता है कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो गायब कौन हो रही है, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को एज ए दुल्हन के रूप में संबोधित कर रहे हैं विंस्टन चर्चिल। कभी कभी स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। द्वितीय बैठक कब हुई थी, तो द्वितीय बैठक 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, ठीक है ना, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। उपाध्यक्ष एक्चुअली 2 लोगों को बनाया गया। जो एच.सी. मुखर्जी थे वो तो उपाध्यक्ष थे ही, साथ ही साथ टी.टी. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो 2 लोगों को बनाया जाता है उपाध्यक्ष। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य का अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी थे। तृतीय बैठक दोस्तों, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को जो है हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और जिसमें यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की संरचना और एक ढांचे की झलक हमको इस उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई पड़ती है। यह उद्देश्य प्रस्ताव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के एक प्रस्तावना का रूप लेता है। जो सुधरा हुआ उद्देश्य प्रस्ताव था वही जो है आपका जो है संविधान का प्रियम्बल आगे चल के कहलाया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर देख लेते हैं, और ये आपको डेट ध्यान में रखना है कि पहली बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी, और इसके अलावा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया वो कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया। नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। ये नेहरू अपने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है डिबेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीजें थी, ठीक है ना। ये संविधान सभा अध्यक्ष उनके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ये डेट पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को। आगे चलकर जो उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है यही संविधान का प्रस्तावना, उद्देशिका, यही प्रियम्बल कहलाया, ठीक ना दोस्तों। तो सवाल है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीजें शामिल थी। उद्देश्य प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि कहा गया कि यह संविधान सभा संविधान को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। भारतीय एक संघ होगा जो देशी रियासतों और प्रांतों से मिलकर बना होगा। शक्तियों का जो प्रमुख स्रोत होगा वो जनता में निहित होगा। ये सब सारी चीजें जो है उद्देश्य प्रस्ताव में कही जा रही हैं। इसके अलावा न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अवसर की समता और लोक नैतिकता को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव में। जो सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, और किनके, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ा वर्गों के, जनजातियों के, कि भाई इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। संघ की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। विश्व शांति कल्याण का एक जो है उद्देश्य होना चाहिए। ये सब सारी चीजें जो है नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में कही जा रही हैं, और ये सब सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में कही जा रही हैं। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग संविधान सभा में जो है समितियां पढ़ेंगे,
जितनी भी 8 बड़ी समितियां हैं, छोटी समितियां हैं, प्रारूप समिति को लेकर पढ़ेंगे, उस पर 3 वाचन को लेकर पढ़ेंगे। फिर हम जो है अच्छे से संविधान को जो है 26 नवंबर 1947 तक अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर संविधान सभा के प्रमुख प्रावधानों को पढ़ेंगे और संविधान सभा के प्रमुख प्रावधानों को पढ़ के दोस्तों हम लोग जो है संविधान को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ठीक ना? आज के लिए इतना फिलहाल। थैंक यू सो मच।